जय हिंद दोस्तों। चंद घंटे आपके एग्जाम के बचे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो गई होगी। आइए एक टॉपिक है जिसको फटाफट ब्रीफ कर लेते हैं। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कौन सा है? निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A में जोड़ा गया है। कौन से अनुच्छेद में? 21A में जोड़ा गया है। 21A किस में आता है? ये मूल अधिकार में आता है, मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ है? भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में। तो यानी ये क्या हो गया? अब ये मूल अधिकार के अंतर्गत आ गया। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसमें प्रावधान क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ये अब सरकार का एक अनिवार्य हो गया है कि इसको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। किसको? ये 6 से लेके 14 साल के बीच के बच्चों को। संसद से पारित कब हुआ? 4 अगस्त 2009। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 26 अगस्त 2009। और लागू कब हुआ, यानी देश में लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 में। ये 3 चीजें हैं, बहुत अच्छे से याद रखियो। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 21A में जोड़ा गया है। इसके अंदर कौन कौन आता है? तो 6 से 14 साल के बच्चे आते हैं। उनको सरकार द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा करवाना है। ये संसद में पारित कब हुआ? तो 4 अगस्त 2009। राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी कब दी? तो 26 अगस्त 2009। और ये देश में लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010। अब कहीं भी क्वेश्चंस आ गया आपके कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 26 अगस्त 2009। और ये संसद से पारित कब हुआ? तो 4 अगस्त 2009। इस अधिनियम में कुल अध्याय, चैप्टर कितने हैं? 7। कुल धाराएं कितनी है? 38। तो 7 अध्याय में ये 38 जो है 38 धाराएं हैं। इनके अंदर बांट के बहुत अच्छे से चार्ट के थ्रू देखेंगे, जिसके कारण आप आराम से उसको याद कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत शिक्षक का अनुपात क्या रहेगा प्राथमिक स्तर पर? तो देखो 60 तक 2 शिक्षक रहेंगे। इस अधिनियम, कौन से अधिनियम? निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के अंतर्गत। तो इसके अंदर शिक्षक का अनुपात क्या रहेगा? यानी 60 बच्चों पर दो टीचर होंगे। 61 से लेकर 90 में 3 होंगे। 91 से लेकर 120 तक 4 होंगे। और 150 होगा, अगर 150 बच्चे होंगे तो वहां पर 5 होगा, 5 टीचर होगा, प्लस एक HM, एक हेडमास्टर होगा। 200 से अधिक होने के बाद में ये 40 है। अगर 200 से अधिक हो जाता है तो 40:1 का रेशियो होगा, यानी 40 बच्चों पर 1 टीचर होगा। तो ये प्राथमिक स्तर पर है, इस बात को याद रखना, ये प्राथमिक स्तर पर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या हो जाएगा? 35:1, यानी 35 छात्रों पर 1 शिक्षक। ठीक। अगर प्राथमिक स्कूल है तो उसमें कुल कितने घंटे पढ़ाया जाएगा? सप्ताह में 45 दिन, वर्ष में 800 घंटे और 1 साल में 200 दिन। अब देखो प्राथमिक स्कूल है तो उसके अंदर 1 साल में 200 कार्य दिवस हो गए, यानी 200 दिन स्कूल लगना चाहिए। ये बात कौन बोल रहा है? तो ये 2009 का अधिनियम बोल रहा है। उसमें कितने घंटे, 1 साल में कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए? तो 800। और एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए? तो 45। और वही थोड़ा मापदंड बदल जाएगा जब उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा, उसके अंदर साल में 220 दिन स्कूल लगना चाहिए, यानी कार्य दिवस कितने होने चाहिए? 220 दिन। और वर्ष में कितने घंटे स्कूल चलना चाहिए? पढ़ाई होनी चाहिए 1000 घंटे। और सप्ताह में कितने? 48। तो आप ये याद रखो, प्राथमिक में 45, सप्ताह में पढ़ाई प्राथमिक में 45 घंटे और उच्च प्राथमिक में 48 घंटे। इसमें साल में 800 घंटे हैं, उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे हैं। प्राथमिक में 1 साल में 200 दिन है और उच्च प्राथमिक में 220 दिन है। इसके बाद आप एक शब्द देखोगे, बालक। ये बालक लिखा आपको दिख रहा है, ये बालक आएगा। बालक का आशय क्या है? बालक का मतलब क्या है? बालक की जो बालक शब्द है इसके अंदर दायरे में कौन कौन आते हैं?
तो सामान्यतः जो बच्चे होंगे वो 6 से 14 वर्ष के बीच में आएंगे। ठीक, सामान्यतः जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 6 से 14 वर्ष के बीच में आएंगे। दिव्यांग होंगे वो 6 से 18, उनको 4 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। जो भी दिव्यांग बच्चा होगा उसको 6 से 18 तक के बीच में काउंट किया जाएगा। और प्राथमिक शिक्षा किसको मानते हैं? 1 से 8 क्लास तक। तो बालक का जहाँ भी ये धारा 2 में है, यहाँ पर थोड़ा मैंने मेंशन कर दिया है, धारा 2 में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता कि बालक का आशय क्या है, बालक का मतलब क्या है, बालक के दायरे में क्या क्या आता है, किस किस कैटेगरी का बालक इसमें आएगा, किस एज का। तो कौन होगा? सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष, दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष। ये 2 बात ध्यान रखना, ये बालक के दायरे में आ रहा है। ठीक, तो अभी इसको एक बार आप अच्छे से और देख लो। जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, ये कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसके द्वारा मूल अधिकार के अनुच्छेद नंबर 21A में जोड़ा गया है। 21A में जोड़ के मूल अधिकार का मतलब क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य जो लिख रखा है ना, तो मूल अधिकार होता क्या है? मूल अधिकार कंपलसरी होता है, उसको देना होता है, तो वो वाला, इसलिए इसको 21A में जोड़ दिया। ये पारित कब हुआ? 4 अगस्त को। मंजूरी राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली? 26 अगस्त को। लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010। इसको अच्छे से डेट को आप देख लीजिए। और इस अधिनियम 2009 के अधिनियम में 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं। अध्याय कितने? 7, धाराएं कितनी? 38। ये बहुत आसान है। इस अध्याय में हम ये बांट के कि पहले में कौन कौन सी धारा आता है, दूसरे में कौन, बहुत आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। उसके बाद में आप देखो कि इनका छात्रों का इस अधिनियम के तहत, जो ये अधिनियम है इसके तहत बच्चों का और अध्यापक और बच्चों का रेशियो क्या रहेगा। मोटा मोटा बात ये मान के चलो, प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर 1 अध्यापक होगा। अब ये 60 से 90 के बीच में 3, 60 के ऊपर 30 का आप 60 पर भाग दे दो, कितना आया? 2 हो गए। 90 पर दे दो, 3 हो गए। 120 पर 30 का भाग दिया, 4 हो गए। उसी प्रकार अगर जब बच्चे 200 से अधिक हो जाते हैं स्कूल में, तब ये रेशियो बढ़ के 40 बच्चों पर 1 टीचर होगा। ठीक, और उच्च प्राथमिक स्तर के ऊपर है वो 35:1, 35 बच्चों पर 1 अध्यापक होगा। ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। ये वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है, क्योंकि आपको पता है कि J&K में पहले लागू नहीं था जब ये बना था, और अगस्त 2019 के बाद में J&K आपको पता ही है, उसके बाद में हर चीज़ वहाँ पर जो भारत में लागू हो रही है वो वहाँ पर लागू हो रही है। तो आज के वर्तमान स्थिति क्या है कि पूरे भारत में ये अधिनियम लागू है। तो ये बता दी कि अधिनियम में बालक का मतलब क्या है कि सामान्य बच्चा वो 6 साल से 14 साल के बीच का होगा, दिव्यांग होगा वो 6 साल से 18 साल के बीच में होगा, और प्राथमिक शिक्षा किसको बोलते हैं? तो 1 से 8 तक की कक्षाओं को। और ये हो गए प्राथमिक के, और ये हो गए उच्च प्राथमिक के। प्राथमिक में क्या है? अब 1 हफ्ते में 45 घंटे, 1 वर्ष में 800 घंटे, 1 साल में 200 दिन स्कूल लगना चाहिए। उच्च प्राथमिक में क्या है? सप्ताह में 48 दिन, सप्ताह में 48 दिन, 1 वर्ष में 1000 घंटे, और वर्ष में 1 वर्ष में यानी एक पूर्ण क्लास के अंदर कितने दिन स्कूल लगना चाहिए? 220 दिन लगना चाहिए, उस टाइप का। अब हम देखते हैं 7 अध्याय को 38 धाराओं में बांट के। आराम से इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसका अगर मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं धाराएं और अध्याय। 7 अध्यायों में 38 धाराएं बांटी गई है। अब इनको ये चार्ट आप अच्छे से देख लो, मोटा मोटा अगर ये चार्ट भी देख लोगे तो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो, अध्याय पहले का नाम क्या है? इन अध्यायों का नाम याद रखना। इन अध्यायों का नाम याद रखोगे तो आपको इतना मालूम चल जाएगा कि इस अध्याय के अंदर क्या क्या बातें आ सकती है। देखिए, जैसे प्रारंभिक, स्टार्टिंग, अध्याय का पहले का नाम है प्रारंभिक। प्रारंभिक में क्या क्या आएगा? इसमें 2 धाराएं, पहले तो आप धाराएं देखो। प्रारंभिक, इसमें 2 धाराएं हैं, 1 और 2। बालक का शिक्षा का अधिकार, इसमें 3 धाराएं हैं, 3, 4, 5। 3, 4, 5 मतलब 3 धाराएं हैं। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य, ये 6 से 11 के बीच में आएंगे। विद्यालय
विद्यालय शिक्षकों के कार्य, कर्तव्य एवं अधिकार, ये 12 से 28 धाराओं के बीच में आएगा। प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम 29 और 30 धारा के अंतर्गत आएगा। छठा अध्याय है शिक्षा के अधिकार का संरक्षण, शिक्षा के अधिकार का संरक्षण। इसके अंदर 31, 32, 33, 34 ये 4 धाराएं आएगी। और लास्ट आता है प्रकीर्णन, इसके अंदर आएंगे 35 से 38 धाराएं, यानी 35, 36, 37, 38। एक बार आप मोटा मोटा आप ऐसे याद कर लो, पहले अध्याय में 2 धाराएं हैं 1 से 2, दूसरे अध्याय के अंदर 3 से 5, तीसरे अध्याय के अंदर 6 से 11, चौथे अध्याय के अंदर 12 से 28, पांचवें अध्याय में 29, 30, छठे अध्याय में 31 से 34 और लास्ट 7वें अध्याय के अंदर 35 से 38 धाराएं हैं। अध्याय पहले का नाम क्या है? प्रारंभिक। इसके अंतर्गत कितनी धाराएं हैं? 2, पहली और दूसरी। पहली किसके है? नाम विस्तार आ जाएगा, भी अधिनियम का नाम हो गया, उसका विस्तार कहाँ कितना है वो आ जाएगा पहली धारा में। धारा 2 जो इंपॉर्टेंट है मैं निशान लगा दूंगा। धारा 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अगर आपको काम आएगा उसके बाद में देखने का। धारा 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बालक शब्द का आशय बताएगा कि बालक जो शब्द है उसके अंतर्गत मतलब किन बच्चों को शामिल करते हैं, किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल करते हैं। तो आपको पहले बताया था कि बालक का आशय सामान्य बच्चा 6 से 14 और दिव्यांग बच्चे हैं वो 6 से 18 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को लेते हैं। उसके बाद में धारा अध्याय 2 बालक का शिक्षा का अधिकार, बालक का शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर 3, 4, 5 3 धाराएं हैं, 3 से 5 तक। धारा 3 में क्या है कि बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये बालक का अधिकार है। ये किसके अंतर्गत है? आपका अगर प्रश्न आ जाता है कि बालक का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस धारा के अंतर्गत है, तो 3 में। किस अध्याय के अंदर शामिल है, तो अध्याय 2 में। इतनी सिंपल से आप देखो, धारा 3 के अंदर क्या है? बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार। और ये धारा 3 किसके अंतर्गत आती है? अध्याय 2 में। इसके बाद में 4 देख लेना, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूँ। 5 में आएगा टीसी प्रदान करना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो बच्चे के देता है वो अगर किसी बच्चे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना है तो किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो धारा 5 में आएगा। अब अध्याय नंबर 3 देखो। अध्याय 3 में क्या है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य है। समुचित सरकार के अंदर राज्य दोनों सरकार आ जाती है। सरकार, स्थानीय प्राधिकारी जिसमें अंदर बीईओ, डीओ ये आ जाएंगे। माता पिता, इनके कर्तव्य है। आप इसमें याद रखो, सरकार से लेके माँ बाप के सबके कर्तव्य किस में आते हैं? तो कर्तव्य अध्याय 3 में आते हैं। ठीक, कर्तव्य किस में आएंगे? अध्याय 3 में। किसके किसके कर्तव्य है? सरकार के हो, चाहे वो ऑफिसर के हो या माता पिता के हो, वो आएंगे 3। अब इतना थोड़ा सा मोटी मोटी बात जान लो, जब कर्तव्य की बात आती है तो 6 से 11 के बीच में क्या मिलेंगे? मोटी मोटी बात क्या है? कर्तव्य मिलेंगे। देखो 6 में क्या है? नवीन विद्यालय की स्थापना करना। ये किसका कर्तव्य लग रहा है आपको? माता पिता तो विद्यालय निर्माण कर नहीं सकते, तो कौन करेगा? सरकार। अब थोड़ा सा सेंस लेते हुए चलिए, आराम से अपना आप ही क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे। विद्यालय की स्थापना कौन करेगा? सरकार करेगी, चाहे वो केंद्र करो या राज्य करो। इसमें आप ये देखना, जब विद्यालय की स्थापना की जाएगी तो उसमें 2-3 बातें ध्यान रखी जाएगी। प्राथमिक विद्यालय है वो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर रहना चाहिए, और उच्च प्राथमिक विद्यालय वो 3 किलोमीटर के अंदर अंदर, यानी प्राथमिक स्कूल का बच्चा होगा उसको 1 किलोमीटर के अंदर अंदर उसको विद्यालय प्रोवाइड करके देना पड़ेगा। उच्च प्राथमिक है उसको 3 किलोमीटर के अंदर अंदर उस बच्चे को विद्यालय प्रोवाइड करके देगा सरकार। ठीक, उसके बाद में धारा 10 में आते हैं माता पिता के। ये सरकार के हो गए, ये माता पिता हो गए। ऑफिसर के इतना ज़्यादा ना आएगा और ना ही इतना आपके पास वो टाइम होगा फिलहाल कि आप हर एक को करो। हर एक को याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वो आप वो तो जरूर देखो। तो 6 में क्या है? अध्याय 3 में कर्तव्य है। अध्याय 3 कहाँ तक चलता है? 6 से 11 तक चलता है। 6 में क्या है? नवीन विद्यालय की स्थापना करना। और नवीन विद्यालय की स्थापना करते वक्त क्या ध्यान रखा जाए कि बच्चे को 1 किलोमीटर के अंदर अंदर प्राथमिक स्कूल मिल जाना चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर अंदर में
उच्च प्राथमिक विद्यालय मिल जाना चाहिए। धारा 10 के अंदर माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को वहाँ तक उसको पहुँचाना, या मतलब स्कूल के प्रति उसको या पढ़ने के प्रति उसको जागरूक करना, वो सब कुछ जो कर्तव्य माता पिता के जितने भी होते हैं वो धारा 10 में आएगा। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि किस धारा के तहत माता पिता के कर्तव्य है, तो ये है धारा 10 में। अब आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है, विद्यालय शिक्षकों के कार्य, कर्तव्य और अधिकार। ये आ गए शिक्षक। देखिए यहाँ पर सरकार, अध्याय 3 में सरकार, अधिकारी और माता पिता, इन तीनों कर्तव्य हैं। और इसमें जो कर्तव्य है वो शिक्षक के, टीचर के है। टीचर का कार्य, कर्तव्य और अधिकार ये सब किसके हैं, टीचर के। तो इसमें कितनी धारा है, 12 से लेकर 28 तक। 12वीं में क्या दिया है कि 25% जो सीट है वो निःशुल्क, बिना पैसे 25% स्कूल की जो वैकेंसी टोटल है, स्कूल में कितने जो बच्चे हैं उनके 25% उनको फ्री में बच्चों को देना पड़ेगा। अगर नहीं दिए, अगर करते हैं उससे बच्चों से फीस लेते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये अधिनियम 2009 में। उसके बाद में धारा आप 21 देखो, 12 से 28 वाले में 21 देखो। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट में से एक धारा है ये 21 धारा किस में आती है, अध्याय 4 में। विद्यालय प्रबंध समिति, इसको अच्छे से आप देख लो। एसएमसी, इसका क्या है, इस समिति में कौन कौन होंगे, 3/4, इस समिति के 3/4 लोग कौन होंगे, माता पिता होंगे। जो बच्चों के माता पिता हैं उस कमेटी में अगर 100 आदमी है तो उसमें 75 कौन होंगे, माता पिता होंगे। 3/4 हिस्सा माता पिता का होगा। 1/4 स्कूल के जो होंगे अध्यापक वगैरह उनको शामिल किया जाएगा। और इन दोनों का 100 जो मिला के हमने एक वो एग्जाम्पल दिया, उसमें से 50 महिलाएं होनी चाहिए। इस समिति के अंदर 1/2 हिस्सा किसका होना चाहिए, महिलाओं का होना चाहिए। विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख कहाँ पर है, तो धारा 21 में। धारा 21 किस में शामिल है, तो अध्याय 4 में। विद्यालय प्रबंध समिति में का स्ट्रक्चर कैसा है, तो 3/4 हिस्सा इस समिति के कुल सदस्य में 3/4 हिस्सा माता पिता का अकाउंट होगा। माता पिता मीन्स जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके माता पिताओं की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 3/4। 1/4 स्कूल से होंगे। और इन दोनों का मिला के जो टोटल बंदे होंगे उसके आधे यानी 1/2 या आधे कौन होगा, उसमें महिलाएं शामिल होंगी। ठीक, अब देखो अध्याय 5 में क्या, प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम। ये 29 और 30 में, इसमें पाठ्यक्रम के बारे में बात है। तो ये एग्जाम के आपको आ तो एक कोई भी सकती है इसमें 1 से 38 के बीच में, लेकिन आप एक बार इसको आप रुक जाओ, आपको याद है तो आपने याद कर लिया, लेकिन इतना जरूर याद रख लो, जो अगर स्कूल के पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई भी बात आई तो वो 29 या 30 में से मिलेगा। ठीक, अब आता है अध्याय 6, शिक्षा के अधिकार का संरक्षण। अब जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है इसका संरक्षण कैसे किया जाए भाई, तो इसके लिए 31 से 34 तक धाराएं दी गई है। उसमें 2 धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सलाहकार परिषद का एक गठन किया जाएगा। तो 33 में राष्ट्रीय सलाहकार होगी, इसलिए मैंने ये किया। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार और 34 में राजकीय सलाहकार। 33 धारा में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। 34 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल करेगा, 33 में सेंट्रल का दिया हुआ है और उसमें 34 में किसका दिया हुआ है, स्टेट का दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, सलाहकार परिषद का गठन करना, क्योंकि उनका संरक्षण भी तो करना है। उसको देखने के लिए कोई कमेटी, कोई परिषद या कुछ हो जो उस पर ऑब्जर्व किए, तो ये है। अब लास्ट आता है प्रकीर्ण। ये जो कुछ प्रकीर्ण का मतलब विस्तार, जो यहाँ से कुछ बच गया वो लास्ट में वो 35 से 38, तो इतना। अब देखो इस अधिनियम 2009 के अंदर अध्याय कितने थे, 7, धाराएं कितनी थी, 38। हमने एक एक करके सारी अध्याय लिख लिया। उस अध्याय के अंदर कौन कौन सी धाराएं आती है वो देख लिया, क्योंकि ये जो ऊपर दे रखे अध्याय हैं इनके अंदर आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी आप अध्याय पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ते हो, तो उसके अंदर जो अध्याय का नाम होता है उसके अंदर के उसकी विस्तार ही होता ना। तो वही बात यहाँ है, प्रारंभिक मतलब स्टार्ट किया है इस अधिनियम का, तो प्रारंभिक में क्या है,
नाम है, विस्तार आ गया धारा 1 में। 2 में क्या गया, बालक होने का मतलब क्या है, उसमें कौन को इस एरिया में कौन कौन आ रहा है, उस क्राइटेरिया में कौन कौन आ रहा है। उसके बाद में अध्याय 2 कौन सा था, बालक का शिक्षा का अधिकार 3 से 5, इसमें क्या क्या आ रहा है। अध्याय 3 में क्या, समुचित यहाँ पर याद रख लो, सरकार, प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य है। ठीक, उसके बाद में इसमें विद्यालय में क्या आएगा, विद्यालय के शिक्षकों का कार्य या कर्तव्य अधिकार, ये आ गया टीचर से रिलेटेड। ये आगे सरकार, प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य है। 5 नंबर है प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम से रिलेटेड 29-30। 6 नंबर में क्या है, शिक्षा का अधिकार का संरक्षण। संरक्षण कौन करता है, तो सरकार करेगी या राज्य सरकार, केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार करेगी। अब परिग्रहण मोटा मोटा एक बार फटाफट मोड में आपको बताता हूं। नंबर 1 प्रारंभिक, स्टार्टिंग की बात आ गई, क्या होगा, नाम विस्तार होगा। शिक्षा का अधिकार, बालक की शिक्षा का अधिकार कौन करेगा, तो बालक का शिक्षा का अधिकार कौन करेगा, 3 और 3 से 5 के बीच में धाराएं, ये जो धाराएं दे रखी है वो करेगी। उसके बाद में कर्तव्य किसके, सरकार के, अधिकारियों के और माता पिता है, किसमें, अध्याय 3 में। अध्याय 4 में क्या है, शिक्षकों के कार्य, कर्तव्य, सब जो शिक्षक से रिलेटेड जो भी है वो अध्याय 4 में है। 5 में क्या, पाठ्यक्रम से रिलेटेड। 6 में क्या है, इन सब का अधिनियम का संरक्षण करने के बारे में। 7 में क्या है, प्रकीर्ण बोल दो, विस्तार बोल दो, जो बचा उनका वो आ गया। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपने ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अगर और भी कोई टॉपिक का कुछ बचा होगा तो आप मुझे लिख सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आप मतलब परसों आपका पेपर है, परसों आप रण के मैदान में होंगे, और रण के मैदान में होंगे उस समय आपके सारे इक्विपमेंट एकदम एक्टिव होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप वहाँ जाओगे तो आपके माइंड में इतना एक वर्ड क्लिक किया ना, आपको तपाक एकदम आपके माइंड में आ जाना चाहिए, हाँ भाई ये चीज़ था। जैसे ही एकदम रैंडमली कुछ बोल दिया, 5 पाठ्यक्रम होगा, अब आपको इतना पता है उसमें पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही चीज़ें मिलेगी। एकदम आपको कर्तव्य है, कर्तव्य एकदम माइंड में आपको आना चाहिए। कर्तव्य किसके, टीचर के या माता पिता उनके, क्योंकि टीचर एक अकेला है, सरकार, ऑफिसर और माता पिता एक में है। अगर सरकार, अधिकारी या माता पिता पूछे तो 3 में, और टीचर के पूछे तो 4 में। इस हिसाब से आप करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और चलते चलते, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते इसको याद कर जाओगे। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और भी कोई टॉपिक ऐसा मिलेगा आपको चाहिए या ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए। और ढेरों शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करता हूँ जो भी बच्चा मेरी क्लास देख रहा होगा वो डैम श्योर अच्छा करके आएगा, मुझे इतना विश्वास है। ठीक है, फिर आपके समय की बहुत कीमत है, और आपकी समय को मैं जितना कम से कम ले सकूँ और अधिक से अधिक फ़ायदा दे सकूँ वो कुछ किया मैंने। और कुछ आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।